नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न्यूगलसेरी पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का लिया जायजा। मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं की व्यक्त। किन्नौर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करेगी जयराम सरकार। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में किन्नौर हादसे में राहत बचाव कार्य को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा, समय पर मशीनरी नहीं पहुंचने से राहत बचाव कार्यों में हुई देरी। प्रदेश के बिलासपुर जिला में किरतपुर नेरचौक फोरलेन के तहत मंडी बरहाड़ी ऋषिकेश को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल से गिरकर 2 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को किन्नौर जिला के न्यूगलसेरी में हुए भीषण भूस्खलन के कारण मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए वीरवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को किन्नौर जिला में न्यूगलसेरी का हवाई निरीक्षण किया। सीएम जयराम का हेलीकॉप्टर एसजेवीएनएल के झाकड़ी स्थित हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद वे सड़क मार्ग से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से न्यूगलसेरी में मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ व जिला प्रशासन की टीम अथक प्रयास कर रही है। कई लोगों को सुरक्षित निकालने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन कई अमूल्य जिंदगियों को हम नहीं बचा सके हैं, जिसका हमें अत्यंत दुख है। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावानगर पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग इस हादसे में जान गंवाने वाले बस यात्रियों को 1-1 लाख रुपए देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घायलों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, राज्य पुलिस बलों और स्थानीय लोगों द्वारा राहत और बचाव अभियान कार्य के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी करवाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने भावानगर में अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बचाव टीमों, लापता लोगों और घायलों के परिजनों के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए ताकि लापता लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार सुविधा प्रदान करने और गंभीर रूप से घायल लोगों को शीघ्र प्रमुख अस्पतालों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। जिला किन्नौर के न्यूगलसेरी में बुधवार को हुए लैंडस्लाइड में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर अभी भी एचआरटीसी की एक बस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। वहीं दुखद हादसे पर सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान पक्ष व विपक्ष ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हादसे के बारे में जानकारी दी। सदन में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं राहत बचाव कार्य को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि समय पर मशीनरी नहीं पहुंचने से राहत बचाव कार्यों में देरी हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर देरी से पहुंची है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ बटालियन नूरपुर में रखी गई है, जबकि सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा में होती है। नूरपुर से टीम को घटनास्थल पर पहुंचने
पहुंचने में काफी देर हो जाती है। विपक्ष ने प्रदेश सरकार से इन क्षेत्रों में ही एनडीआरएफ बटालियन को तैनात करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाएं नेशनल हाईवे पर हुई हैं। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की बड़ी घटनाएं न हो। किन्नौर की एक ही घटना नहीं है, किन्नौर में पहले भी ऐसी घटना घटी है। पुल टूट गया था, कुछ लोग जो है वो उसमें उनकी जान चली गई थी। और जगह पे भी, सिरमौर में भी हुआ, दूसरी जगह पे भी हुआ। आज प्रश्न ये था कि जब बड़ा इतना घटना घट गई, सुना हमने ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत जो है वो वहाँ पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे मुख्यमंत्री जी जाएंगे, लेकिन कल मौसम की वजह से वो नहीं जा पाए, आज गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सबके लिए ये घड़ी जो है वो दुखदाई है कि वहाँ पे जो बस में आ रहे थे लोग, जो कुछ और गाड़ियाँ थी वहाँ पे प्राइवेट थी या कोई टैक्सीज थी, उनके ऊपर भी जो है वो जो है ये पहाड़ उनको भी ले गया साथ में। तो आज की तारीख में ये था कि अंदर जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने जो वहाँ पे शोकोदगार जो है वो शुरू किए, लेकिन वो सभी ने उसमें जो है वो 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो उसमें जितने भी जो लोग हैं जो हमारे से जो जुदा हो गए, अंदर तो 13 की बात हो रही थी, अभी बाहर आए तो पता लगा कि 2 और आदमी जो है उसमें मौत हो गई, 15 हो गए। अब 15 के अलावा अगर देखा जाए सरकारी जो तंत्र है वो कह रहा है कि और बहुत सारे 20, 25, 27 आदमी और हो सकते हैं जो दबे हुए हैं। अब दबने का मतलब ये है कि पिछले कल घटना घटी, अब हम आज ये सोचें कि वो जीवित रहे होंगे तो शायद वो संभव नहीं है, तो वो भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन जो आपने पूछा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेशनल हाईवे है, क्योंकि किन्नौर को जुड़ता, आगे हमारा जो है वो बॉर्डर का एरिया है, वहाँ तक जो है ये सड़क जाती है। होना ये चाहिए था कि भाई होना चाहिए था और होना भी चाहिए कि वहाँ पे थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है वो मशीनरी, चाहे वो DGBR की हो, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की हो, वहाँ पे मशीनरी होनी चाहिए। और जब आप उसको जो है ना खुदाई कर रहे हैं, चौड़ी हो रही है, तो इन घटनाओं को सामने रख के जो है वो हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़ ये है कि कल अगर मान लो हमने पंजाब से, हरियाणा से हेलीकॉप्टर मंगवा लिए, जब हेलीकॉप्टर वहाँ जा ही नहीं सकता, 6 घंटे के बाद जो है हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति भी है, मौसम की खराबी भी एक वजह है, लेकिन हम लोगों को चाहिए ये था कि वहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है ना, और घटनाएं सिरमौर में घटी, क्या हमारा ध्यान ही उस तरफ को नहीं गया कि वी शुड बी एक्टिवली वहाँ पे हो रहे हैं। जब 6 घंटे के बाद जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि उसके बारे में बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग लापता हैं और बहुत सारी गाड़ियों की भी ऐसी आशंका है कि शायद बोल्डर्स के साथ वो नीचे, डेब्रिस के साथ नीचे चली गई हैं और सतलज में भी बह सकती हैं। जब तक सारी लाशें या जीवित लोग मिल नहीं जाते, असली फिगर्स का पता नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री भी हादसा जहां हुआ वहां पर निगुल सेरी में जहाँ ये गए हैं, और हमारी ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, नंदलाल जी, विक्रमादित्य जी आज सुबह गए, और वहाँ के जो विधायक हैं जगत सिंह नेगी जी, वो कल ही चले गए थे, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। वास्तुस्थिति हमें तब पता लगेगी जब ये लोग सब लौट करके आएंगे, मगर ये बात निश्चित है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है और अनसाइंटिफिक तरीके से जो सड़कों में ब्लास्टिंग हो रही है, ये इस वजह से जो है ये भूसंकलन हो रहे हैं। आपने देखा कि दोनों किन्नौर में जो दोनों हादसे हुए भूसंकलन के, ये नेशनल हाईवे पे हुए। नेशनल हाईवे में विशेषज्ञों का कहना है कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है वो अनसाइंटिफिक है। तो साइंटिफिक तरीके से अगर हम ब्लास्टिंग और रोड कटिंग नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसों की आशंका बढ़ती जाएगी। और नेशनल हाईवे पे ये हाल है किन्नौर वाले, बाकी जगहों का तो आपको पता ही है, चाहे वो चंबा है, चाहे लाहौल है, हर जगह पे इस तरह के हादसे रोज़ हो रहे हैं।
ये यहाँ पे मौतें ज़्यादा हो गई। एक तो टाटा सूमो जो उसके चपेट में आई, उसमें मेरे ख्याल 8 के 8 जो लोग थे वो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही दुखद है। हमने भी अपने आप को इसमें प्रस्ताव में शामिल किया। विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल ने अपने आप को शामिल किया और हम अपना शोकद उद्गार जो है माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने निवेदन किया कि जो परिवार इससे अफेक्ट हुए हैं उनको हमारे को भी शामिल करके और उनको शोकदगार जो है भेजे जाए। वहीं किन्नौर हादसे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हादसे में 14 मृतकों के शव को निकाला गया है। हादसे में और लोगों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 4 लाख व घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन आवाजाही शुरू नहीं की गई है। वहीं उन्होंने विपक्ष के राहत बचाव कार्य में हुई देरी के जवाब में कहा कि बीजेपी के प्रयासों से एनडीआरएफ नूरपुर आई थी। इससे पहले एनडीआरएफ पंजाब या बाहर के प्रदेशों से आती थी। इस हादसे में जो कल 12:30 बजे के करीब हुआ था, अभी तक 14 लोगों की डेथ जो है वो डेड बॉडीज मिली हैं, जिसके आधार पर 14 लोग और 13 इंजर्ड हैं। जो भाबानगर जो है सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर उपचाराधीन है। कल ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रारंभ कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर किन्नौर, पुलिस अधीक्षक किन्नौर के नेतृत्व में, जिसमें पुलिस के जवान, आईटीबीपी का भी हेडक्वार्टर सरहान में है जो नज़दीक है, वहाँ पर उनके जवान इसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और एनडीआरएफ की टीम्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो काम करने के लिए वहाँ पहुँच गई और वो काम कर रहे हैं। इसमें जो है वो जो डेड बॉडीज मिली हैं और इंजर्ड मिले हैं, उसके अलावा संभावना ये भी हो सकती है कि कुछ और भी लोग हों और गाड़ियां जो टेस्ट नहीं हो रही हैं, उनकी संभावना ये लगाई जा रही है कि वो, क्योंकि सतलुज बहती है नदी, उसमें जो है वो बह गई हों। लेकिन ऑपरेशन सर्च जो है वो कल रात भी, पूरी रात भर भी काम होता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल साइट पर जा रहे थे, लेकिन अनाडेल हेलीपैड से वापस आना पड़ा, क्योंकि खराब मौसम के कारण जो है वो जो चॉपर्स उत्तराखंड से, हरियाणा से या आर्मी के जो है मंगाए गए थे वो लैंड नहीं हो पाए और वहाँ पर भी उतरने वाले नहीं थे। आज सुबह जो है वो मुख्यमंत्री जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री विक्रम सिंह जी जो है मौके पर गए हैं और अभी भी वो वहीं पर साइट पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज भाबानगर के जो है वो सिविल हॉस्पिटल में भी जो है वो इंजर्ड्स और को देखने के लिए जो वहाँ दाखिल हैं, उनको देखने के लिए जो है वो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिला के दौरे से वापस आने के बाद हादसे से संबंधित जानकारी दी। क्या कुछ बोले सीएम जयराम ठाकुर, आइए सुनते हैं। वो सड़क से नीचे जहां बस गिरी है वहां पर चल रहा है, लेकिन वहां मलबा इतना ज़्यादा है, बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर वहां पर पत्थर के गिरे हैं और वहां स्वाभाविक रूप से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन करने में कठिनाई भी बहुत बड़ी आ रही है। और अभी तक जो है कि ये सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जो चल रहा है ये मैनुअली ही किया जा रहा है। और आज जब हम वहाँ पर गए तो अभी तक भी वहाँ पर पत्थर ऊपर से चल रहे थे, मिट्टी भी आ रही थी, पत्थर भी गिर रहे थे, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस कार्य को करना पड़ रहा है। हम वहाँ से आज जो घायल थे 5 लोग जो हॉस्पिटल में वहाँ पर भावानगर में एडमिट थे, वहाँ पर उनको मिलने के लिए गए, उनका कुशलक्षेम पूछा
और उसके पश्चात डॉक्टर ने उनको उनमें से 3 को डिस्चार्ज भी किया और 1 को शिमला रेफ़र किया और 1 ने कहा कि मैं हमीरपुर जाकर के, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं थी इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हमीरपुर जाकर के अपना ट्रीटमेंट कर लूँगा, आराम कर लूँगा। इस प्रकार से सभी जो मृत्यु जिनकी हुई है उनके लिए हमने आज राहत राशि के रूप में उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 5-5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा और उसके साथ साथ में जो घायल हुए हैं उनके खर्चे की चिंता हम स्वयं जो है वो सरकार के स्तर पर करेंगे। इस बीच में मुझे ये भी कहना है कि जब वहाँ से हम वापस निकले तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आई, थोड़ी बारिश शुरू हो गई और ऊपर से पत्थर गिरना दोबारा शुरू हो गए। और अभी की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट के मुताबिक जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पर सारे ऑपरेशन को, वो थोड़ी देर के लिए आज अभी सस्पेंड करना पड़ रहा है कि ऐसे हालात में वहाँ पर जाना जोखिम से खाली नहीं है। अभी तक जो मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कहा है कि अगर संभव हो सके तो मशीन लगा करके, जो बड़ी मशीन जो है चेन वाली, उसको लगा करके अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे से जो लिंक रोड है उसके माध्यम से किया जा सकता है तो वो जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्य जिनके सदस्य जो है अभी तक मिसिंग है वो बहुत विचलित हैं, चिंतित हैं और हम जल्दी से जल्दी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं। प्रदेश के बिलासपुर जिला में किरतपुर नेरचौक 4 लेन के तहत मंडी भराड़ी ऋषिकेश को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल से गिरकर 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुल की शटरिंग की जा रही थी जो कि अचानक गिर गई। हादसे के बाद मजदूरों को उपचार के लिए चांदपुर निजी अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण दोनों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं। डीएसपी सदर बिलासपुर राजकुमार ने मामले की पुष्टि की है। ये सुबह हमारे पास पुलिस स्टेशन झंडूता में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि ढाड़सानी में 4 लेन कंपनी का जो नेशनल हाईवे का जो काम चला हुआ है, 4 लेन कंपनी का काम चला हुआ है, वहाँ पर जो 2 मजदूर नीचे गिर गए हैं जिनकी जो वो डेथ हो चुकी है, जिस पर जो SHO झंडूता को मौका पर जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा एक टीम को जो हॉस्पिटल बिलासपुर है वहाँ के लिए भेजा गया है। जो ये लोग जो इनके फैमिली मेम्बर्स को जो भी बताया गया है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के हैं। जो इनमें से एक का नाम जो इसरार है और दूसरे का नाम आसिक है। तो इसरार की उम्र 20 साल है और आसिक की उम्र जो 23 साल है। तो दोनों के फैमिली मेम्बर्स को जो सूचित कर दिया गया है। इनका जो फर्दर जो पोस्टमार्टम जो करवा के डेड बॉडी इनके वारसान को हवाले कर दी जाएगी। बाकी जो इसमें जो इंक्वायरी जो चली हुई है इसमें जो भी निकल के सामने आता है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है तो वो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 1 दिवसीय कार्यशाला भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितेन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा का अग्रणी मोर्चा है। उन्होंने कहा कि योजनानुसार यह मोर्चा खुद को एवं पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य करेगा। आज के जो सारे जिलाओं के मीडिया प्रभारी, सह मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया सह प्रभारियों की बैठक थी। इसमें आज की हमारी संख्या 40 से ऊपर की रही और हमने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज की इस बैठक को आयोजित किया, जिसमें हमें हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी भी उपस्थित थे और साथ में हमारे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष साथ उपस्थित रहे। मुख्यतः जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जो दलित समाज के लिए, जो SC समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी हैं, उनका बजट पिछले 7 साल में जो मोदी सरकार ने दोगुने से ज़्यादा कर दिया है और 80% से ज़्यादा जो अपने योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो हमारे SC समाज के भाई बहनों को मिल रहा है। चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो ओवरसीज फेलोशिप हो, चाहे अन्य योजनाएं हों। मोदी सरकार ने SC समाज के लिए पिछले साल 2 साल पहले 15 जनपद नई दिल्ली में
डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया और 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत का अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण जगह स्थल पर एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाने का काम किया। ऐसे वो जो म्यूजियम है वो पंच तीर्थ का हिस्सा है। इसी प्रकार मोदी सरकार ने अभी 12 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके एससी समाज का जो सम्मान किया है। और यही नहीं, अन्य 4 राज्यों में जो गवर्नर बने, राज्यपाल बने महामहिम, जैसे त्रिपुरा के गवर्नर, जैसे हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी, जो हमारे पूर्व में पार्टी के मंत्री रहे, उनको कर्नाटका का, आदरणीय महामहिम अर्लेकर जी को हिमाचल प्रदेश का, और बेबी रानी मौर्य जी को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी जब देश का राष्ट्रपति खुद जो है हमारे अनुसूचित वर्ग से आता है। तो ये ऐतिहासिक है कि मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, जितना भी स्कीम्स का लाभ, उसके लाभार्थी सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिट उसके बेनिफिशियरी हुए हैं तो हमारा एससी समाज हुआ है। और आने वाले चुनावों में और उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए आज की ये बैठक थी। अर्की विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव में यूथ कांग्रेस की जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना और हर बूथ पर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रत्याशी की जीत के लिए कार्य करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर जिला सोलन के अर्की युवा कांग्रेस द्वारा पार्टी कार्यालय में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के सोलन जिला प्रभारी गोल्डी चौधरी व जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। जिला सोलन के अर्की युवा कांग्रेस द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में युवा कांग्रेस के सोलन जिला प्रभारी गोल्डी चौधरी व जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्की युवा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक भारद्वाज ने की। युवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी उपचुनाव में अर्की में यूथ कांग्रेस की जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिसके लिए हर बूथ पर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करेगा। युवा कांग्रेस जिला प्रभारी गोल्डी चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां रही हैं, उन नीतियों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे युवा कांग्रेस जो कि यहाँ पे सम्मेलन रखा गया, वो पंजाब जो जैसे आपको पता है कि अभी अर्की में चुनाव होना निश्चित हुआ है, तो हम जो है इस चुनाव में युवा कांग्रेस की क्या भागीदारी रहेगी, उसके लिए हमने युवाओं के साथ आज बैठक की है। और किस तरह से हमने जो मोदी सरकार और जयराम सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनको लेके हमने किस तरह से गांव-गांव तक जाना है, उसके लिए हमने अहम जिम्मेवारियां जो है युवा कांग्रेस को दी जाएंगी। और एक बहुत बड़ा हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो लगभग 23 और 24 को हिमाचल में आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो हमें दी जा रही है, वो हमें सौंपेंगे और उसके तहत हम जो है चुनाव का काम अर्की में करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता यहाँ से बड़े ही सम्मानीय हमारे नेता थे राजा वीरभद्र सिंह जी, उनकी किए हुए कार्यों को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। और जो भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ हैं या भाजपा की आज महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दों को लेकर हम जो है लोगों के बीच जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा न फहराने की धमकी के चलते प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है। इसी के मद्देनजर हमीरपुर में एसपी डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद्रेन ने हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस स्थल का दौरा किया और परेड की रिहर्सल व अन्य प्रबंधों का जायजा लिया। एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान किया, तो वहीं परेड मैदान में 15 अगस्त वाले दिन ड्रोन के उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश जारी किए। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एसपी हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रेन मोर्चा संभाले हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला के खेल मैदान का दौरा किया और रणनीति तैयार की। बता दें कि हमीरपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के द्वारा बाल स्कूल खेल मैदान में तिरंगा फहराकर जनता को संदेश दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बाल स्कूल खेल मैदान में जोरों से चली हुई हैं ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में पुलिस के जवानों के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी रिहर्सल में जुट गए हैं।
एसपी हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रेन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बाल स्कूल खेल मैदान में तैयारियां जोरों से चली हुई हैं। उन्होंने बताया कि बाल स्कूल मैदान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि लोग अफवाहों पर यकीन न करें और स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं। साथ ही एसपी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन किसी भी व्यक्ति को खेल मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं होगी। जी, इस बार 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है उसके संबंधित हमने अन्य विभागों के अधिकारियों को बुलाया था, तो एक छोटी सी चर्चा हमने कर ली थी। तो इसमें हमने जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उसको चॉक आउट कर लिया था और प्लान कर लिया कि कैसे 15 अगस्त का प्रोग्राम करें। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को इन जैसे अफवाहों के बारे में ज़्यादा ये नहीं करनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो 15 अगस्त का प्रोग्राम होगा वो सही सुरक्षित तरीके से हम मनाएंगे। इसमें आपको कोई तरह की आपको शक नहीं होनी चाहिए और हम इसका निश्चित तौर से हम इंश्योर करेंगे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम ना। जो हमने गाइडलाइंस निकाले थे उसके अनुसार हम बताना चाहते हैं कि बॉय स्कूल के आसपास और जो 15 अगस्त का प्रोग्राम होगा उस दिन यहाँ इस एरिया में ड्रोन को अलाउड नहीं होगा, तो जो भी ड्रोन उड़ाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल सरकार राज्य में प्रवासी कामगारों के वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है ताकि किसी भी तरह से संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित रैन बसेरा में भी सेवा ही संगठन अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक समिति द्वारा प्रवासी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। इस दौरान प्रवासी लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर खूब उत्साह देखा गया। ये सेवा ही संगठन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेशों का पालन करते हुए और बिंदल जी के कर कमलों से 28 तारीख को इस मिशन का उद्घाटन हिमाचल में किया गया है, उसी के तहत ये जो लेबर जो जिनके पास अपना कोई आधार आइडेंटिटी नहीं है, जैसे कि काफ़ी लेबर यहाँ हिमाचल में नेपाल से भी हैं, बिहार से भी हैं, उनके पास अपना कोई आधार कार्ड नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल एक कैंपेन चलाया गया है संगठन की तरफ से। तो उसी के तहत ये रैन बसेरा लक्कड़ स्टेट बैंक में आज पहला कैंप लगाया गया। सर, अभी तक जो लंच टाइम तक की जो मैं अगर आपको फिगर दे दूं तो नियर अबाउट 150 के आसपास हमने जो प्रवासी हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। और इसके अलावा एक कैंप और है जो हमारा रुर्दू भट्टा में चल रहा है। ये हमारे यहाँ के लोकल पार्षद हैं संजीव जी, उनके कर कमलों से वो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी कम से कम 200-250 अभी तक हमने वैक्सीनेट कर दिए हैं। हाँ, सेकंड के लिए इनका जो भी हमारा अपने पोर्टल पे इनका रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो सारा जो सिस्टम रहेगा, जो इनके सर्टिफिकेट रहेंगे वो मेरे पास अवेलेबल रहेंगे। वो जैसे ही आज शाम को यहाँ से फ्री होते हैं वो निकाल के आफ्टर 2 या 3 मंथ्स जैसे भी जो डेट्स आती है उनको द्वारा हम यहाँ फिर इसी तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करा के इनको सेकंड डोज भी हम यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, आज शिमला में 3-4 जगह ही इस तरह के, आज फर्स्ट डे है हमारा इस कैंपेन का। तो टूटिंगडी में हमारा कैंप चल रहा है, शोगी में हमारा इस तरह का कैंप चल रहा है, टूटू में कैंप चल रहा है और शिमला में यहाँ मलयाना में कैंप चल रहा है। और आगे भी हमारा यह रहेगा कि जो छूट रहे हैं प्रवासी उनको हम पूरा वैक्सीनेट करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी इस तरह का कैंपेन हम कंटिन्यू करेंगे। बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स में काम से निकाले गए सफाई कर्मचारियों के समर्थन में स्थानीय लोगों सहित विभिन्न संस्थानों ने एम्स प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एम्स के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारियों व स्थानीय लोगों ने जमकर एम्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के अध्यक्ष बिजली महंत व एटक के प्रदेश सचिव प्रवेश चंदेल सहित स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द मजदूरों की सेवाएं बहाल नहीं की गई तो वे आने वाले समय में अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स में काम से निकाले गए सफाई कर्मियों के समर्थन में स्थानीय लोगों सहित विभिन्न संस्थानों ने एम्स प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के अध्यक्ष बिजली महंत और एटक के प्रदेश सचिव प्रवेश चंदेल ने कहा कि निर्माणाधीन एम्स में सफाई व सुरक्षा कर्मियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए उनका शोषण किया जा रहा है। वहीं एसडीएम सदर रामेश्वर दास मौके पर पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उनसे इस धरने को समाप्त करने का आग्रह किया। रामेश्वर दास ने बताया कि कंपनी के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और इस मामले को सुलझाया जाएगा। हम यहाँ पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं और यहाँ 290 रुपये पर डे के हिसाब से लड़कों को दिहाड़ी दे रहे हैं। फिर उसमें वो आश्वासन भी देते थे हमें कि कल को आपको यहीं पे परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन जब एम्स का काम पूरा होने को आया है तो वो रोज युवाओं को निकाल रहे हैं काम से और लोकल को निकाल रहे हैं और बाहर के बंदे ला के उनको काम दे रहे हैं।
हमें यहीं एम्स में रोजगार चाहिए, परमानेंट रोजगार चाहिए, यही हमारी मांग। इसलिए इन लोगों को मजबूर होकर आज यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो हम तो जिला प्रशासन, एम्स प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को स्थायी रोजगार दिया जाए, जिससे बार बार इनको हटाने की और वो जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। दूसरी, एम्स निर्माण में जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसमें हमारी एक चैनलाइजेशन का इनके साथ समझौता हुआ था एसडीएम साहब की अध्यक्षता में कि 250 मीटर तक जो है उस खड्ड का हम निर्माण करेंगे। वो इन्होंने 100-150 मीटर बनाने के बाद उसका काम रोक दिया। ये लोगों को बार बार उकसाते हैं और लोगों को जो मांगे, लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसको ये लोग पूरा नहीं करते, इसलिए लोगों को धरने पर बैठ रहा है। आज के वक्त में किसको टाइम है कि वो आके सड़क पे बैठ जाए? आज के वक्त में किसी को टाइम नहीं है, लेकिन ये लोग हमें मजबूर कर देते हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन से, इनसे ये मांग करते हैं कि इन लोगों को स्थायी रोजगार दिया जाए ताकि यहाँ पर धरने पर बैठने की नौबत ही ना आए। प्रणाम, जय माता दी। ये बिलासपुर में एम्स जो बना था कितनी जद्दोजहद से बना था, ये भी रोजगार पाने के लिए बना था। आज हमारे स्थायी जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस एम्स के अंदर जो यहाँ के ये अपने आप को लीडर, नेता, भगवान क्या बोलते हैं वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। और नेता हमारे कहाँ हैं? हमारे अनुराग ठाकुर जी कहाँ हैं? हमारे नड्डा जी कहाँ हैं? हमारे रामलाल जी कहाँ पे हैं? हमारे रणधीर शर्मा कहाँ पे हैं? या कोई भी और नेता कहाँ पे हैं? आज बेरोजगार जो धरने पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, पूरी रात हमारी बहनें बैठी हैं। अच्छा, 2 दिन हो गए हमें, 11 तारीख से हमारा धरना शुरू हुआ है और ये सबको पता है कि राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे चल रहा है ये आंदोलन और इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। विनती है कि हमारे स्थायी जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाया जाए। सर, माननीय उपायुक्त महोदय ने आदेश दिया था इनसे साथ बातचीत करें और मैं यहाँ बातचीत करने आया हूँ और सभी जितने भी हड़ताल पे बैठे हैं मजदूर वर्ग, इनको हमने मीटिंग पे बुलाया है और जल्दी इनको मीटिंग की डेट दे दी जाएगी और साथ में जो भी इनकी समस्या हैं उसका जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बना रखी है उसमें चर्चा होगी, जिसमें एम्स और दूसरी कंपनियां जो यहाँ पे काम कर रही हैं उनके साथ जो भी इनकी डिमांड है उसके बाद बातचीत की जाएगी और उस समस्या का हल किया जाएगा। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर हंस ज्वेलर्स शिमला द्वारा सोने और चांदी के आभूषणों पर विशेष छूट दी जा रही है। हंस ज्वेलर्स आपके लिए गोल्ड और सिल्वर राखी की बेहतरीन कलेक्शन भी लाया है। हंस ज्वेलर की तरफ से इस रक्षाबंधन पे आपको विशेष छूट दी जा रही है। सोने और चांदी के गहनों में आपको लगभग बनवाई में 50% तक की छूट है और डायमंड में आपको फ्लैट 25% की छूट है। साथ ही साथ इस बार हमने विशेष राखी जो सिल्वर में आती है हमारी और साथ में गोल्ड में बहुत ही अच्छे डिज़ाइन अवेलेबल कराए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। सो काइंडली एक बार आइए, विजिट करिए स्टोर पे और देखिए इस बार की हमारी कलेक्शंस क्या हैं। करुणा मूलक संघ हिमाचल प्रदेश अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। संघ के उपाध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि उन्हें क्रमिक अनशन पर बैठे 14 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा। उपाध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बाद सरकार ने उन्हें कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार बहुत बार उनका भरोसा तोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संघ की मांगों को नहीं मानती है तो वे इसी तरह क्रमिक अनशन को जारी रखेंगे। सर, आज हमारा क्रमिक अनशन का 14वां बैच बैठ चुका है और सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमें यहाँ मिलने नहीं आया। सर हमारी मांगे हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट के तहत हमें करुणा मूलक आश्रम को जो 2019 की पॉलिसी के तहत 1 टाइम सेटलमेंट दी जाए और 62,500 जो 19 की उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए जो पॉलिसी है इनकी 2019 की। और सर हम जो कोर्ट केस जीतते हुए आश्रित है उनको भी नियुक्ति करुणा मूलक के आधार पर नौकरी दी जाए और सर 5% कोटे में छूट दी जाए और जो विवाहिता लड़की जो विवाहित हो जिसकी मैरिज हो चुकी है वो भी नौकरी की पात्र है। सर मुख्यमंत्री साहब ने जो भी कमेटी सर गठित की है वो आगे भी सर ऐसे ही ये कमेटियाँ गठित करते आए हैं और हर जगह करुणा मूलक आश्रित सर फंस रहा है और उसकी कहीं ना सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी लंबे अरसे से सर हमारे 2002-1997 के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो ये कमेटियाँ गठित कर रहे हैं जो भी केस आगे लटकाए जा रहे हैं सर ये हमारा क्रमिक अनशन कंटिन्यू चलता रहेगा। सर अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती, हमें 1 टाइम सेटलमेंट के तहत
नियुक्तियाँ हमारे करना मुल्क आश्रित को नहीं देती है। और सर ये बात जो 2019 की पॉलिसी है इसमें अगर संशोधन नहीं करती है, बाकी जो हमारी मांगे हैं उनको लागू नहीं करती है, तो ये कंटिन्यू ही चला रहेगा। सर जैसे कि हम लोगों ने जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हमने कल की डेट 13 अगस्त को सर हमने एक रैली प्रदर्शन रखा हुआ है अर्की और फतेहपुर और मंडी में। सर विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के किहार बाजार में पार्किंग सुविधा न होने से यहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपनी इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग सरकार, पंचायत प्रतिनिधियों व स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ही यहां पर अभी तक पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि क्षेत्र में पार्किंग बनाकर उनकी मांग को पूरा किया जाए। विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के किहार बाजार में पार्किंग न होने की वजह से लोग अपने वाहन को बाजार में बेतरतीब ढंग से खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात भी अवरुद्ध हो रहा है। साथ ही सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ वाहन पार्किंग समस्या को लेकर कई बार लोग पहले सरकार, पंचायत प्रतिनिधियों व स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि आसपास के सभी पंचायतों के लोग सामान खरीदने के लिए किहार बाजार में आते हैं और अपने वाहनों को पार्क करने के लिए जगह न होने की वजह से वह अपने वाहन को सड़क के किनारे ही खड़ा कर देते हैं और कई बार पुलिस वाहन चालकों के भारी भरकम चालान भी कर देती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि किहार बाजार में पार्किंग न होने की वजह से काफ़ी समस्या बढ़ गई है। एक तो यहाँ पर यातायात अवरुद्ध होता है, तो दूसरा अगर गलती से गाड़ी को कहीं सड़क के किनारे खड़ा कर दें तो पुलिस उनके चालान काट देती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी व्यापारी इस क्षेत्र से आता है, हर व्यापारी के पास अपना वाहन है और उन्हें वाहन खड़ा करने में काफ़ी दिक्कत होती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किहार बाजार के साथ वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सर समस्या तो ये है, देखो मैं किहार में मेरी शॉप भी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम पार्किंग की है। आप उस तरफ भी कैमरा ज़रा दिखाएं, देखिए। और मतलब यहाँ पर हमारे चालान भी होते हैं प्रतिदिन, लेकिन पुलिस वाले हमारा चालान तो करें, लेकिन पार्किंग की समस्या का समाधान तो करें। जब तक पार्किंग होगी नहीं, हम गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी शॉपकीपर्स हैं लगभग हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, तो वो कहाँ लगाएं। पूरी आप 1 किलोमीटर के एरिया में जाके देखें, कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पर गाड़ी लगा दें, शॉप के सामने भी लगा दें, तब भी चालान हो जाता है। मांग तो ये है सबसे पहले यहाँ पर कोई पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ पे मैं 15 दिन में आता हूँ, लेकिन यहाँ पे बाज़ार में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। गाड़ी लगाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है 1 किलोमीटर में। तो यहाँ पे हमारी मांग है कि पार्किंग की सुविधा हो। समस्या यहाँ की, हमारी यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं किहार बाज़ार में, और यहाँ पार्किंग की भी बहुत समस्या है। और मतलब यहाँ चारों ओर मतलब स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी है, थाना भी है, और बहुत लोगों का हजूम होता है यहाँ दिन भर। तो हमारी प्रशासन से यही मतलब वो रहेगी, उम्मीद है कि यहाँ पार्किंग बनाना ज़रूरी है। तो हमारा जो है ये समाचार ये उसमें उसके माध्यम से प्रशासन से निवेदन करेंगे कि यहाँ पार्किंग जो है ज़रूर बना दिया जाए, तो ताकि इस समस्या से मतलब निपटारा हो सके। पार्किंग के लिए ऐसा है, यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी समस्या है। यहाँ जितने भी दुकानदार हैं उसमें 90% जो है वो बाहर से आते हैं। बाहर से जैसे कि कोई 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर सब अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, और पार्किंग के लिए हमारे पास ना तो कोई सुविधा है, और बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है अपनी गाड़ी लेके तो किसी की दुकान के सामने लगा देता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। कई बार तो यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जो है जाम लग जाते हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत है। कोविड महामारी के दौरान रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बचत भवन हमीरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदाताओं ने सुबह से ही बचत भवन में आकर रक्तदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर युवाओं की भागीदारी रक्तदान करने में ज्यादा देखी गई, तो काफी संख्या में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी भी रक्तदान करने के लिए पहुंचे थे।
कोविड महामारी के दौरान रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बचत भवन हमीरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान रक्त की कमी को दूर करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। वहीं रक्तदाता ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन करना काफी सराहनीय कार्य है, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में रक्त की काफी कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए सभी लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से मन को शांति मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। पता है कि कोविड का दौर चला हुआ है, तो कोविड के इस दौर में जो रक्त की कमी जो है ब्लड बैंक्स में हमें देखने को आजकल मिल रही है, तो उसके चलते जो है वो हमने उपायुक्त महोदया ने निर्देश दिए थे कि हम रेड क्रॉस के माध्यम से ज़्यादा कैंप्स लगाएं। तो आज हमने हमीरपुर ब्लड डोनर्स के साथ जो मिलकर जो है वो एक बचत भवन हमीरपुर में जो कैंप का आयोजन किया है, और इसमें मतलब युवाओं का मतलब काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। अभी तक सुबह से 20 डोनेशन जो है वो अभी तक हो चुकी हैं, और अभी भी जो है मतलब युवा और हमारे अन्य विभागों से लोग जो हैं कर्मचारी जो हैं वो ब्लड डोनेट करने यहाँ पे आ रहे हैं। मैं जैसे आज रेड क्रॉस की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया था, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। जो कोरोना के टाइम में आजकल ब्लड बैंक में जो खून की कमी हो रही है, उसके इस कैंप से उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सभी खून दान करने के लिए सभी आगे आएँ। कुछ लोग इसमें जो थोड़ा सा शाई महसूस करते हैं या थोड़ा सा डरते हैं कि ब्लड देने से हमारा कुछ कोई हमें नेगेटिविटी ना आ जाए या कुछ शरीर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान करने से हमें कई बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। पहला तो सबसे पहले ये कि मानसिक शांति मिलती है कि हमने कोई अच्छा काम किया। दूसरा, अगर यदि हमें कोई जैसे ब्लड जो है, ब्लड को चढ़ाने से पहले जो है वो कुछ टेस्ट किए जाते हैं उसके ऊपर, उसके बाद चढ़ता है, तो उसमें से जब टेस्ट होते हैं हमारे ब्लड के, तो वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। तो हम दान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेस्ट हो रहे हैं। और उनमें अगर कोई टेस्ट में अगर कोई गड़बड़ है या कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो ब्लड बैंक वाले जो हैं वो हमें फ़ोन करके बता देते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले लो या उसका कुछ उपाय करना शुरू करें। कांग्रेस महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव अनु राणा ने नूरपुर में एक प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती थी, लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा, आज महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता का जीना दूभर हो गया है। पर भाजपा सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और न सुनाई, इसलिए अब जनता ने भाजपा सरकार को बदलने का मन बना लिया है। भाजपा सरकार केंद्र में भी देखो क्या कर रही है और स्टेट में भी क्या कर रही है। महंगाई कितनी है, दालें कितनी है, पेट्रोल कितना महंगा है, दालें नहीं है, फिर गैस लेडीज़ को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये भाजपा सरकार मुंडी आँखा करके सोई ये कितनी महंगाई हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितना कुछ हो रही है, लेकिन इनके कानों तक तो जून तक नहीं नींद रही है। तो इस करके ये सरकार जो है अब ये पब्लिक ने ही फैसला लिया हुआ है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।